हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं हाजिर हूँ आज फिर एक नई कहानी के साथ। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी की तरफ। मुझे जब से अपनी बीमारी का मालूम हुआ है मेरा दिल कुढ़ता है शाहनवाज भाई। मेरी बेटी का मेरे बाद क्या होगा? वो नम आंखों से कह रहे थे। हमना जो ट्रे में अपने ताया के लिए नाश्ता लिए चली आ रही थी, दहलीज पर ठुठक कर रुक गई। वो किस बीमारी की बात कर रहे थे? हमना मुझे बेटियों की तरह अजीज है शावेज। तुम मुझे ऐसे कहकर पराया कर रहे हो। और तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तुम ठीक हो जाओगे और हमना को खुद से ख्याल करोगे। वो मुस्कुराकर अपने छोटे भाई के हाथ पर हाथ रख गए। आप जानते हैं भाई साहब, ये बीमारी छोटी नहीं है, आखिरी स्टेज है। और मुझे मालूम है मेरी जिंदगी बस चंद सांसों की मोहताज है। रुकैया के बाद से अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार दिया है भाई। और अगर कल को वो रोल जाए, सोचे मेरी रूह कैसे सुकून पाएगी। उससे ज्यादा हमना में सकत नहीं थी कुछ सुनने की। वो तेजी से अंदर आई। बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मामूली सा बुखार है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, है ना ताया जान? वो उनसे कहकर अपने ताया की सिमत पलटी। वो अफसुर्दगी से सर झुका गए। वो झूठ कैसे बोल सकते थे? बेटी तुम बस अपने बाबा का ख्याल रखो। वो लब काटते बस इतना ही कह पाए। ताया आप जानते हैं मुझे घर के काम नहीं आते। मैंने बाबा से कहा था मैं सीख जाती हूँ, पढ़ाई को छोड़ें। लेकिन ताया बाबा मानते ही नहीं, कहते हैं पढ़ाई पहले बाकी काम बाद में। ये काम जिंदगी का हिस्सा है, पढ़ाई के बाद सीख जाना। मैं तुम पर बोझ नहीं डालना चाहता। और नौकरानी के हाथ के खाने बाबा को पसंद नहीं आते, बस दिल मार कर खा लेते हैं। आप बताएं मैं क्या करूं? वो परेशान होते अपने ताया को सारी बात बताने लगी। शावेज तुमने मुझसे एक बार कहा होता, इतने सालों से तुम किस परेशानी का शिकार रहे हो। हमना अपना और अपने बाबा का सामान पैक करो, तुम दोनों अभी मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो। वो तेजी से उठे और हमना को हुक्म दिया। लेकिन ताया जान, ताई जान को मेरा वहां आना पसंद नहीं है, कहती हैं बेटों वाला घर है। वो उन्हें देखते हुए बोली तो शाहनवाज के माथे पर बल पड़े। बेटे वो तुम्हारे कजन्स हैं और तुम उनको बहनों की तरह अजीज हो, वो ऐसे कैसे कह सकती हैं? मैं खुद बात करूंगा। अब मैं मुस्तकिल तौर पर यहाँ आ गया हूँ, बहुत कर लिया काम, रिटायरमेंट ले ली है मैंने। अब अपने भाई और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो संजीदगी से हर फैसला मिनटों में तय कर चुके थे। हमना ने बाप की जानिब देखा। वो तजब्जुब का शिकार थे। शावेज अभी भी सोच रहे हो? वो गुस्से से पूछने लगे। मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारी बेटी मेरे तीनों बेटों के दरमियान महफूज रहेगी। मैंने उनकी तरबियत की है और जानता हूँ वो कभी हमना के साथ गलत हरकत तो क्या बात भी नहीं करेंगे। वो तेजी से सफाई देने लगे जब उन्होंने गहरी सांस भरी। जानता हूँ वो मुझसे यहाँ मिलने आते रहते हैं भाई साहब, हमना को भी घर बुलाते हैं, लेकिन ये जाने से इनकार कर देती है। मैं इसी वजह से परेशान हूँ, मेरे बाद इसका क्या होगा? वो फिर दोबारा उसी बात की जानिब आ गए जहाँ से बात शुरू हुई थी। शाहनवाज ने गहरी सांस भरी। हमना बेटा जाकर अपना बैग तैयार करो, मैं थोड़ी देर तक इसे समझा कर आ रहा हूँ। वो हमना को वहाँ से भेजना चाहते थे। देखो शावेज तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं 10 साल से इस मुल्क से दूर हूँ, सिर्फ चंद दिन या महीना भर के लिए आता हूँ। इसमें तुम्हारे घर का रोज चक्कर लगाता था, क्योंकि मुझे मेरी इकलौती भतीजी और भाई अजीज हैं। तुम्हें यह फिक्र है ना तुम्हारे बाद हमना का क्या होगा? मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, इसका निकाह अपने बेटे से कर दूंगा, वो मेरे घर में हिफाजत में रहेगी। लेकिन अभी ये बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना हमना परेशान हो जाएगी। और वो बहुत छोटी भी है, तुम्हारी बीमारी ने बड़ा कर दिया है। बस उसे अभी तो तुम्हारी बीमारी का नहीं मालूम। उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ, अपनी बेटियों की तरह रखूंगा। मैं हमेशा कहता था शावेज मुझे बेटी की कमी महसूस होती है और मुझे तुमसे तुम्हारी बेटी चाहिए अब। वो हुक्मिया अंदाज में कह रहे थे। शावेज मुस्कुरा दिए, उनके हाथ थाम लिए तो वो आबदीदा हो रहे थे। वो जानते थे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनके भाई अपने वादे का पास रखेंगे।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मैं यही सोच रहा था मेरे बाद हमना कैसे रहेगी, उसका पूरा इन्हिसार मुझ पर है। वो अपने छोटे भाई को गले से लगा गए। हम घर चलते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। अपनी बेटी के हाथ अपने हाथों से पीले करना, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। वो नरमी से कहकर हमना को देखने लगे। शावेज ने सुकून से आंखें बंद कर ली, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा की कॉल आई थी, कह रहे थे शावेज और हमना के लिए रूम्स तैयार कराओ। अरिशमान ने लाउंज में आते हुए अपनी माँ को मुखातिब किया तो उनके माथे पर बल पड़े। अपने भाई का दर्द उठ गया उनके दिल में। वो गुस्से से पूछने लगी, मामा क्या हो गया है आपको? वो बाबा के सगे भाई हैं, और आप खुद सोचें, अगर मैं अपने भाई को किसी हाली बीमारी में अकेला छोड़ दूं तो आपको कैसा महसूस होगा? वो कितने वक्त से अपनी बीमारी अकेले झेल रहे हैं। पहले चच्ची उनका सहारा थी, अब वो भी नहीं है। आने दे उनको यहाँ, हम सब मिलकर उन्हें मोहब्बत देंगे, वो ठीक होने लगेंगे। अरिशमा ने नरमी से माँ को समझाया। वो अपने बाप की कॉपी था। मामा ठीक कह रहे हैं भाई, कुछ दिनों के लिए मेहमान है। वैसे भी, आमिर ने मुस्कुराकर कहा। अरिशमान ने घूरा, तमीज से बात करो, सगे चचा हैं हमारे। उसे बुरा लगा था। इतने में गाड़ी का हॉर्न बजा। आप जल्दी से रूम्स तो तैयार करवाएं मामा, अरिशमान ने परेशानी से कहा। समीना बेगम ने नौकरानी को आवाज़ लगाई। वो रूम्स तैयार करने भाग गई। हमना और शाहनवाज उन्हें थामे अंदर चले आ रहे थे। हमना ने ताई को सलाम करते अपने तीनों कजन्स को सलाम किया। उन्होंने लाउंज में ही बिठा दिया। समीना, डिनर का इंतज़ाम करो, उन्होंने तेज़ी से कहा तो वो सर हिलाकर जलते कुड़ते हुए वहाँ से पलट गई। अरिशमान चचा से उनकी तबीयत दरियाफ्त कर रहा था। कैसी चल रही है तुम्हारी वकालत अरिशमान? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। बहुत अच्छी, मुझे लगता है सारी जिंदगी चुप रहकर गुजारी है, ये उसी का बदला है। वो हंस पड़े। वो खामोश तबीयत का था और अब उसे इतना बोलना पड़ता था कि वो खुद जिज हो जाता था। वो सब बैठे बातें कर रहे थे जब हमना ने अपने बाप का चेहरा देखा, जहाँ वाज़ेह तौर पर थकन महसूस की जा सकती थी। बाबा को डिनर कमरे में दे दीजिएगा ताया जान, मैं बाबा को कमरे में ले जाती हूँ, ये इतनी देर बैठ नहीं सकते। वो नरमी से कहती हुई परेशान नज़रों से बाप को देखने लगी। अरिशमान ने उनके सहारा दिया और कमरे में छोड़ आया। डिनर दोनों ने कमरे में ही किया था। शाहनवाज अपने भाई के साथ डिनर करते अलबत्ता कमरे में ही आ गए थे। दोनों भाई साथ मिलकर बातें करते डिनर कर रहे थे। हमना खामोश बैठी थी। वो सुबह कॉलेज जा रही थी जब उमर ने कहा वो उसे छोड़ देगा। उसने ताया से इजाज़त ली तो उन्होंने अरिशमान को कहा वो कॉलेज ड्रॉप कर दे उसे सख्त कोफ्त हुई, अलबत्ता बाप के सामने कुछ ना कहा। वो हमना को कॉलेज ड्रॉप कर गया था। वो कुछ परेशान लग रही थी, शायद उसे वहाँ आना अच्छा नहीं लगा था। अपने घर की बात अलग होती है, वो शायद कंफर्टेबल नहीं थी। वो जब वापस कॉलेज से लौटी, घर वाले सारे गायब थे। उसने ताई को देखा तो वो कॉल पर किसी से बात कर रही थी। ताई, बाबा कहाँ हैं? वो पहले अपने बाबा के कमरे में गई थी, वहाँ उन्हें नहीं देखा तो घबराकर उनके पास आई। घर में उनके अलावा कोई नहीं था। तबीयत खराब हो गई थी, शाहनवाज अस्पताल लेकर गए हैं। उन्होंने बड़े बुरे अंदाज में ये बात कही थी। वो फौरन से बाहर भागी। ताई, कौन से अस्पताल? वो जाते जाते पलटी। खुद फ़ोन करके पूछ लो। उन्हें मालूम नहीं था, इसीलिए कंधे उचकाकर बोली तो हमना तेज़ी से कॉल करती बाहर की जानिब भागी। ताया को कॉल करके अस्पताल का मालूम किया। कैब बुलाई और उसमें सवार होकर निकल पड़ी। ड्राइवर था नहीं, वरना उसके साथ ही चली जाती। रास्ते में न जाने कौन कौन सी दुआएं पढ़ती हुई वो अस्पताल पहुंची थी। ताया को सामने देखकर लपकी। ताया जान, बाबा? वो नम आंखों से पूछने लगी। ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। अरिशमान, उमर और फराज वहीं मौजूद थे। सबके चेहरों पर फिक्र थी। हमना रो रही थी। ताया ने उसे सीने से लगा रखा था। कुछ देर बाद खबर आई कि वो उन्हें बचा नहीं सके। हमना तड़प कर रो पड़ी। बार बार ताया से कहती वो झूठ है, आप किसी दूसरे अस्पताल ले चलें। वो मानने को तैयार नहीं थी कि उसके बाबा उसे छोड़कर चले गए हैं। आंखें रो रो कर सूज गई थीं। जनाजा हमना ने अपने घर से कहा था उठाएं, जहां वो और उसके बाबा रहते थे।
ताया ने बुरा मनाए बगैर हमना की बात मान ली। सारे आते हमना के सर पर हाथ रखकर कहते, छोटी सी उम्र में क्या देखना पड़ गया। वो अभी तक कॉलेज का सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने हुए थी। अरिशमान ने उसे देखा, वो चंद घंटों में बेइंतहा बोझल सी हो गई थी। ताया ने उसे अपने साथ चलने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। मुझे कुछ दिन चाहिए बाबा मामा के साथ, इस घर में मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, वो नम आंखों से बोली। लगता नहीं था वो महज 16 साल की है। नादान सी बच्ची बाप की बीमारी से बड़ी हो गई थी। ठीक है, फिर अरिशमान, तुम्हारा निकाह हो रहा है हमना से, वो हुक्म दे रहे थे। क्या? आप क्या कह रहे हैं बाबा? वो तेजी से सोफे से उठा और बेयकीनी से अपने बाप को देखने लगा। हमना को एक मजबूत रिश्ता चाहिए और मैं अपनी बच्ची को यहाँ ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लोग तो ताया भतीजी के रिश्ते को सवालिया निशान बना देते हैं। तुमसे निकाह हो जाएगा तो कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। मैं तुमसे ज्यादा अपनी बेटी के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, वो सख्ती से कह रहे थे। अरिशमान ने नफ़ी में सर हिलाया। वहीं समीना बेगम ने अपने शौहर को घूरा। हमना अभी छोटी है, उसका निकाह नहीं हो सकता। वो फौरन मदाखलत करने लगी। हो सकता है, शरीयत के हिसाब से हो सकता है, और मैं हमना को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुमने कहा था बेटों वाला घर है, अब तो मुझे लाजमी कोई कदम उठाना है। हमना, तुम्हारे बाबा से मैंने बात की थी, उसने मुझे कहा था हमना से कहना कि उसके बाबा राजी थे अरिशमान के लिए। मेरी बात पर यकीन है? वो उसे पूछने लगे। उन्होंने सर पर हाथ रखा हुआ था तो उसने अज़बात में सर हिला दिया। उसके बाबा की ख्वाहिश थी तो वो इनकार कैसे कर सकती थी? अरिशमान, अगर तुम चाहते हो मैं घर छोड़कर ना जाऊं तो तुम्हें निकाह करना होगा, और निकाह के साथ ही रुखसती होगी, क्योंकि सिर्फ निकाह करके रखा तुमने, पूरी कोशिश करनी है इसे ख़त्म करने की। वो हर बात से पेश की वाकिफ़ थे, इसीलिए बोलने लगे। हमना का सर झुका हुआ था, उसे बस यही बात समझ आ रही थी कि उसके बाबा की ख्वाहिश है। अरिशमान ने बहुत गुस्से से निकाह कबूल किया। उसे अपनी बेटी बनाकर अपने बेटे को पराया कर दिया। वो निकाह के बाद जाने लगा था। बैठ जाओ और हमना के साथ रहना, हम सब सुबह आएंगे। वो सबको इशारा करने लगे। मोहल्ले से चंद लोगों को भी बुलाया था ताकि बातें ना बनाई जा सके कि हमना के साथ गैर मर्द रह रहा है। वो सब चले गए। अरिशमान गुस्से से उसकी जानिब आया। तुम्हारे सिर्फ इस घर में रहने वाली बात की वजह से हमारा निकाह हुआ है, वो गुस्से से बोला। बाबा की ख्वाहिश थी, वो हल्की आवाज़ से बोली। मैं ही मिला था बली का बकरा बनाने के लिए, वो गुस्से से धाड़ रहा था। हमना को अभी सोग मनाना था, वो वहाँ से हट गई। कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। अरिशमान पहले लब कुचल रहा था, फिर उठकर कमरे के जानिब आया। हमना, तुमने ना ही कपड़े तब्दील किए हैं ना खाना खाया है। मैं खाना लगा रहा हूँ, जल्दी से शावर लेकर बाहर आओ, और मैं कोई बहस नहीं चाहता, वो गुस्से से बोला। वो उससे 10 साल बड़ा था और उसके आगे हमना बच्ची सी लगती थी। वो सर हिलाकर शावर लेने के बाद बाहर आई, प्लेट में चम्मच घुमाने लगी। कुछ और खाना है? वो नरमी से सिर्फ हालात की वजह से दिखा रहा था। नहीं, बाबा की याद आ रही है, वो चेहरा हाथों में छुपाए रोने लगी। अरिशमान अफसोस से उसे देखने लगा, फिर उसके बाजू थामकर सीने से लगा गया। उसको थपकी दी। अगर वो एक कज़न के तौर पर सामने बैठकर रोती तो वो कभी उसे गले से ना लगाता, लेकिन वो उसके निकाह में थी। उसे कंफर्टेबल करने के लिए इतना वो कर सकता था। वो बहुत देर तक सिसकी भरती रोती रही। उसकी नरम वजूद को वो थपकी देता रहा। न जाने वो कब सोई, अरिशमान को मालूम नहीं था, क्योंकि वो मुसलसल सिसकियाँ भर रही थी। उसने चेहरा सामने किया तो उसकी मासूम नकूश ने अरिशमान के दिल में हलचल सी पैदा की। वो नरमी से उसके चेहरे पर आए नम बाल पीछे करने लगा। मैं तुम्हारे मामले में नरमी करना चाहूँ भी तो कैसे करूँ? बाबा ने मुझ पर तुम्हें फौकियत दी है, वो उसे देखते हुए सोच रहा था। उसे गोद में उठाकर कमरे में लेटा दिया और खुद दूसरे कमरे में चला गया। कपड़े बिना तब्दील किए वो यूं ही लेटा हुआ था और आने वाले वक्त का सोच रहा था। सुबह होते ही समीना बेगम पहले पहुंच गई थी।
हमना बेल पर उठकर दुपट्टा लेती बाहर आई और दरवाजा खोला। उसका बिखरा हुलिया देखकर गुस्से से उसे धक्का दिया। तुम रात मेरे बेटे के करीब रही थी? वो गुस्से से पूछ रही थी। हमना ने नासमझी से देखा। वो तो दूसरे रूम में सो रहे हैं, उसने नासमझी से बताया। उनकी बात को वो समझ नहीं पाई थी तो उन्होंने गहरी सांस भरी। अब रोध होकर मेरे बेटे को अपने काबू में करने की कोशिश मत करना, उससे दूर रहना। वो करीब आने की कोशिश करे तो उसे बताना ये शादी तुम्हारे बाप की महज ख्वाहिश थी। वो गुस्से से कह रही थी, उनकी आंखों में नफरत थी। हमना ने सर हिला दिया। तैयारी कर लेना, तीजे के बाद शाहनवाज ने कहा है तुम हमारे साथ जा रही हो। अरिशमान के कमरे में रहते हुए उससे 100 गज के फासले पर रहना। वो पेशगी उसे समझा रही थी, उसे हद बता रही थी और वो सर हिला रही थी। हटो अब रास्ते से, कॉल्स करके इंतज़ाम देखते हैं, वो कहती हुई अंदर आ गई। दूसरे कमरे में झांका तो वाकई अरिशमान दूसरे कमरे में था। वो मुतमईन हुई, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि शाहनवाज फैसला कर चुके थे कि वो दोनों साथ रहेंगे। वो हमना को डांट कर समझा सकती थी, लेकिन अपने बेटे को कैसे समझाती? वो कम उम्र और खूबसूरत दोनों थी। वो साथ रहते हुए नहीं रोक सकती थी दोनों को। रात तक ताजियत करने वाले जा चुके थे। अब बस शाहनवाज की फैमिली और हमना वहां बैठे थे। हमना, घर चलो बच्चे, यहाँ आती रहना, वो नरमी से बोले। पहले आप प्रॉमिस करें मुझे मेरे घर आने से कभी मना नहीं करेंगे। वो हाथ फैलाते हुए मुस्कुरा दिए। नहीं बच्चे, क्यों मना करूँगा? बाप की खुशबू है यहाँ, कैसे मना कर सकता हूँ? वो नरमी से सर थपक कर बोले। उनकी मोहब्बत में उसे अपने बाप की शफकत नजर आती थी, इसीलिए वो कभी उनकी बात नहीं टालती थी। आप बिल्कुल बाबा की तरह हैं, प्यारे से, वो नरमी से बोली। अरिशमान ने उसे घूरा। वो उसके बाप से ज़रूरत से ज़्यादा क्लोज थी और ये अच्छी अलामत नहीं थी। अरिशमान भी बाप की बात नहीं टालता था। अगर वो उसकी शिकायत उससे लगा देती तो वो अलग कमरे में सोया था तो उसके बाबा सबके सामने जलील कर देते, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। यहाँ तक कि हमना ने अरिशमान को देखा तक नहीं था। वो ताया के साथ ही घर आई थी। अरिशमान के कमरे में उसे आराम करने भेजा था। वो न जाने कहाँ था, उसे इल्म नहीं था। वो अपने बाबा की तस्वीर को सीने से लगाए रो रही थी। सामने खाना अनछुआ पड़ा था। वो कब सोई उसे खबर ना हुई। वो कमरे में आया और उसे सोता देखकर माथे पर बल पड़े, फिर गहरी सांस भरी। अब से वो उसके कमरे में रहने वाली थी। क्या मुसीबत है यार, वो गुस्से से बोलते खाना देखने लगा। खाना भी नहीं खाया इसने। वो नरम पड़ा। उसके हाथ से तस्वीर लेकर साइड पर रखी। उसका माथा चुआ तो वो ठंडा था। उसने सुकून की सांस भरी, फिर उठकर उस पर चादर डाली और खुद वॉशरूम चला गया। शावर लेकर वापस आया, उस पर नजर डाली, फिर माथे पर उंगली रखी। साथ सोना सेफ नहीं है, अपना इंतजाम करना पड़ेगा। वो अभी यही सोच रहा था जब उसने हमना को देखा तो वो बुरी तरह कांप रही थी, नफी में सर हिला रही थी। बाबा मत जाएं, वो बोल भी रही थी। अरिशमान उसके करीब आया, उसका सर थपका, उसे बताने लगा कि वो अकेली नहीं है। हमना, मैं यहाँ हूँ, फिक्र ना करो, सब ठीक है। वो उसकी आवाज़ सुनते ही उसकी शर्ट को मुट्ठी में भेंच गई। उसने हमना के हाथ पर हाथ रखा, उसे ना झटका ना दूर किया। वो कांप रही थी। अरिशमान कैसे उसे झटक सकता था? वो जो कुछ सह रही थी उसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। उसका कोई सगा रिश्ता नहीं बचा था। अरिशमान ने नरमी से गाल सहलाए। वो कुछ देर में नॉर्मल हो गई, लेकिन अरिशमान का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने करीब आने के बाद दूर जाने का सोचना बुरा लग रहा था। वो उसके हाथ थामे उसे देखते हुए करीब ही सो गया, बिना ये जाने कुछ देर पहले खुद को समझा रहा था कि उसके करीब नहीं जाना। वो सुबाड़ बढ़ाकर उठी, लेकिन अरिशमान पहले ही उठ चुका था और ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। मजीद सोना है तो सो जाओ, वो जूते पहनते हुए बोला तो उसने चौंक कर आवाज़ पर उसे देखा। वो अपने ख्यालों में गुम थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, अच्छे से सोई। और वो जानता था वो कितने अच्छे से सो रही थी। ठीक है, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता बाहर करना हो तो आ जाना, और अगर कमरे में चाहिए हो तो मुझे बता दो,
मैं भिजवा दूंगा, वो संजीदगी से बोला। क्या बाहर ताया जान होंगे? वो सवालिया नजरों से देखने लगी। उनके बिना नाश्ता कैसे कर सकते हैं? वो समझ गया कि उनकी मौजूदगी इसे आराम देती थी, इसीलिए बोलकर निकल गया। वो 15 मिनट बाद फ्रेश सी वहाँ मौजूद नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थी। उसने ताया को सलाम किया, फिर समीना बेगम को, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो नाश्ते में मसरूफ़ रहीं। अरिशमान ने अपनी माँ का अंदाज देखा, लेकिन चुप रहा। कॉलेज कब से जाना है? ये शौक तो ज़िंदगी भर का है, कम नहीं कर सकते। अभी कॉलेज शुरू हुआ है, ऐसे छुट्टियाँ करना मुनासिब नहीं है। वो उसे नरमी से समझा रहे थे। वो मसरूफ़ होती तो कम से कम मिस करती। जी ताया, जैसा आप कहें, वो मुस्कुराकर बोली। अरिशमान सर झटक कर रह गया। इससे पहले वो ताया की बात सुनेगी, इतना उसे यकीन था। आज आराम कर लो, कल से कॉलेज चली जाना। रोज़ अरिशमान ही छोड़ने और लेने आएगा। वो उसे बताते वाज़िहा तौर पर अरिशमान को हुक्म दे रहे थे, तो उसने गहरी सांस भरी। वो नाश्ते के बाद कमरे में आ गई। आमिर और फराज ने बस ठीक से बात की थी, ज़्यादा फ्री नहीं हुए थे। शायद कोई भी इतनी जल्दी इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहा था। हमना ने गहरी सांस भरी। वो कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी, और चारों मर्दों के जाने के बाद उसे ताई ने पूछा तक नहीं था। मुलाजमा कमरे में खाना देकर चली जाती थी। अरिशमान रात दोस्तों के साथ डिनर के बाद कमरे में आया था। वो बालकनी में खड़ी थी। आहट पर चौंक कर पलटी तो वो उसे ही तलाश कर रहा था। तुम यहाँ हो? वो उसकी जानिब आया। मामा बता रही थी तुम सारा दिन कमरे में थी। क्यों? वो उसे देखते अबरू उचका गया। वो मैं बाहर जाकर क्या करती? उसने उल्टा सटपटाकर सवाल किया। अच्छा, बाहर जाया करो, अगर कोई काम हो तो कर दिया करो, ऐसे तुम्हारा दिल बहल जाएगा। वो कहकर पलट गया। अच्छी भली उसकी ज़िंदगी थी, और अब उसे घर आते ही माँ से बीवी की शिकायत सुनने को मिली थी। वो सही मायनों में ज़िद हो गया था। छोटी सी बीवी की शिकायतें, फिर डांट टपट, वो इन्हीं चीज़ों से कतराता था। वो फ्रेश होकर आया, उसे देखने लगी। आपके लिए डिनर लगवाऊं? वो पूछने लगी। नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ। तो वो अफसोस से उसे देखने लगी। मैंने खाना नहीं खाया, ताया जान ने कहा था भूख लगे तो खा लूँ, वरना आपका इंतज़ार करूँ। कुछ देर पहले भूख लगी तो सोचा आप आ जाएंगे तो खाना खाऊंगी। वो तफसील से बता रही थी, और वो उसे चौंक कर देखने लगा। वो बस सोने के लिए लेटने वाला था। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? वो घड़ी की जानिब देखते हुए हैरान हुआ। नहीं, आपका वेट कर रही थी, वो दोबारा बताने लगी। अच्छी बीवी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भूख लगे खा लिया करो। चलो अब खाना खाओ जाकर, शराफत से, वो सख्त लहजे में बोला। वो सर हिलाकर बाहर निकल गई। उसने गहरी सांस भरी। उसे अच्छा लगा था घर में कोई ऐसा था जिसने उसके इंतज़ार में खाना नहीं खाया था। लेकिन फिर उसके इतनी देर भूखे रहने पर गुस्सा भी आया था। वो उसके पीछे ही निकल आया, कहीं वो अकेले बैठकर खाना खाने की बजाय रोने लगे। अरिशमान किचन में आया तो वो फ्रिज में कुछ खाने को तलाश कर रही थी। क्या हुआ? वो पूछने लगा। यहाँ कुछ नहीं है खाने को, वो अफसुर्दगी से बताने लगी। जो खाना बचता है वो मुलाजिम अपने साथ ले जाते हैं। सुबह फिर कोई बासी खाना नहीं खाता, इसी वजह से खाना ज़ाया हो जाने से बच जाता है। तुम अपने लिए कुछ बना लो। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। नींद से आंखें बोझल थीं, लेकिन वो हाथ मसलते हुए बोली। वो क्या? वो उसे देखने लगा। सादा से लॉन के सूट में थी, लेकिन बेइंतहा मासूम लग रही थी। मुझे खाना बनाना नहीं आता, घर का कोई काम नहीं आता। वो रोहांसी हो गई। वो पहले उसे देखता रहा। वो गर्दन झुकाए रही, फिर उठकर पास्ता का सामान निकालने लगा। आप क्या कर रहे हैं? वो हैरान होकर पूछने लगी। पास्ता बना रहा हूँ, क्या तुम्हें पसंद है? वो पूछना तो भूल ही गया था कि क्या वो पास्ता खाती है। क्या आपको बनाना आता है? वो हैरान थी, बहुत ज़्यादा। हाँ, आता है, मुल्क से बाहर जाकर पढ़ाई की है। अकेला होता था तो सभी कुछ आता है। वो हाथ चलाते उसे बताने लगा।
دونوں کے درمیان اب اجنبیت کا رشتہ نہیں رہا تھا۔ آپ تو بہت سگڑ ہیں، وہ حیران ہوتی اس کی تعریف کر بیٹھی۔ وہ ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ سگڑ لڑکیاں ہوتی ہیں، میں کیوں ہونے لگا؟ وہ سر نفی میں ہلانے لگا۔ وہ پاستہ بننے کا انتظار کرتے بے صبری سے ڈھکن اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے اوون میں بنانا چاہیے تھا، لیکن وہ خراب ہو گیا۔ وہ اس کی بے صبری پر ٹوک گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی تو وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کے سامنے گرما گرم پاستہ رکھا۔ وہ کھانے کے چکر میں منہ جلا بیٹھی تھی اور وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا اور وہ کھانے کے بعد برتن دھو کر کمرے میں آ گئی۔ وہ سو چکا تھا۔ وہ پریشان ہوئی کہ اب کہاں سوئے۔ کونے پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی۔ وہ لب کو چلتی اسے دیکھنے لگی۔ صبح سمینہ بیگم نے ارشمان کی شرٹ ملازمہ کو استری کرنے کو دی تھی، لیکن وہ ہڑبڑا کر ان کے پاس بھاگی ہوئی آئی۔ بیگم صاحبہ، غلطی سے شرٹ جل گئی، صاحب غصہ ہوں گے۔ وہ ابھی بول رہی تھی جب ارشمان تیزی سے نیچے آیا۔ ماما، میری شرٹ کس نے جلائی ہے؟ آفس کے لیے آلریڈی لیٹ ہو رہا ہوں، اوپر سے یہ مصیبت۔ ارشمان کے دھاڑنے پر سمینہ بیگم کے لبوں پر شیطانیت بھری مسکان آ گئی۔ بیٹا ہمنا کو بولا تھا میں نے، شاید اسی سے ہو گیا ہو۔ وہ بظاہر پریشانی سے بولی تو ارشمان نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی۔ کس بے وقوف کو بابا نے میرے گلے باندھا ہے؟ وہ اپنی 16 سالہ بیوی سے سخت نالاں تھا۔ جب سے اس کے دوستوں کو پتہ لگا تھا کہ اس کا نکاح 16 سالہ لڑکی سے ہوا ہے تو وہ اس کا مذاق بناتے تھے، بیوی کی جگہ بچی پالنے کے مشورے دیتے تھے۔ وہ سب سوچتے ہوئے بفرا ہوا کمرے میں آ گیا تو وہ وہاں سے غائب تھی، مگر دروازے کے پیچھے چھپا اس کا وجود دیکھ کر ارشمان کے چہرے پر شدید غصے کے باوجود مسکان آ گئی۔ ایک جھٹکے سے اس کو کھینچ کر باہر نکالا تو وہ چیخنے لگی، پلیز مارنا مت۔ وہ گھبرا کر بولی۔ وہ نیچے کالج کے لیے تیار ہو کر جا رہی تھی جب وہ سن چکی تھی کہ تائی نے غلط بیانی کی ہے اور اب اس کی ارشمان سے خیر نہیں، اسی لیے وہ چھپ گئی تھی۔ اس سے پہلے کب مارا ہے آپ کو بیگم؟ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو ہمنا سانس روک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے استری نہیں کی، مجھے نہیں آتی، وہ سچائی سے بولی تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میری ماما کو غلط مت سمجھنا ہمنا، وہ بھی کچھ کہتا کہ وہ فوراً بول پڑی، جانتی ہوں آپ کی ماما نے سوچا تھا آپ کے لیے بہت پیاری اور پڑھی لکھی لڑکی لائیں گی، اور میں آپ پر بوجھ بن کر آ گئی۔ آپ لوگوں کو پڑھانا پڑ رہا ہے، مجھے پڑھ کر آنا تھا، میں الٹا آپ لوگوں کے گلے میں اٹک گئی۔ وہ سر جھکائے بول رہی تھی۔ ارشمان نے اس کے منہ سے پہلی بار ایسا سنا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے قریب آتے اسے پاس کر گیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا کبھی، اور نہ ہی سوچنا چاہتا ہوں۔ تم میری ذمہ داری ہو اور پڑھنا تو پڑے گا تمہیں۔ ارشمان کے کولون کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ اس نے ارشمان کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اس کی ہاتھوں کی نرمی محسوس کرتے سانس روکے اسے دیکھنے لگا۔ کالج میں لڑکیاں مجھ سے سوال کرتی ہیں۔ وہ نظریں جھکائے شرم سے لال پیلی نیلی ہوتی۔ اس کی حمایت سے ڈھارس ملی تھی۔ کیسے سوال؟ وہ اس کے چہرے پر بکھری لالی دیکھ کر سمجھ نہ سکا کہ وہ اچھلتے دل کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہ تم؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ تو ویسے ہی بولتی ہیں۔ وہ سٹپٹا کر اس سے دور ہوئی۔ وہ ناسمجھی سے ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب وہ کپڑے نکالے خود استری کر رہا تھا۔ کیا میں کر دوں؟ وہ اس کے سر پر کھڑی کالج یونیفارم پہنے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں کر لوں گا، تم نے کیا تو واقعی آج میں لیٹ پہنچنے پر ذلیل ہو جاؤں گا۔ وہ مسکرا کر بولا، لیکن اسے برا لگ گیا۔ وہ دونوں چلے گئے تھے۔ تائی جان کے دل میں پھپولے پھوٹ رہے تھے کہ وہ کیسے ان کے بیٹے کے ساتھ جاتی ہے۔ نہ جانے ان کا رشتہ اب کس نوعیت کا ہے۔ کمرے کی چار دیواری میں کیا ہوتا ہے انہیں جاننا تھا۔ وہ کالج سے آنے کے بعد آرام سے شاور لے کر لیٹی ہوئی تھی جب تائی جان کمرے میں آئی۔ سوچا تمہارے پاس بیٹھ جاؤں، تم تو تائی جان کو پوچھتی ہی نہیں ہو۔ وہ بات بناتے ہوئے بولی تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ آپ مجھے بلا لیتی تائی جان، وہ شرمندگی سے بولی۔ ہاں بلا لیتی،
लेकिन देखने आई हूं तुमने मेरे बेटे के कमरे को कैसे रखा है। वो नरमी से बोल रही थी और इर्द गिर्द देख रही थी। अरिशमान यहाँ सोता है? उन्होंने कुरेदते हुए पूछा तो वो सर हिलाने लगी। तुम जरूर उसके कंधे पर सर रखती होगी। वो हंसकर बोली तो वो सुर्ख होने लगी। मुझे कुछ पूछना था, साफ साफ बताना हमना। वो अब के संजीदा थी। क्या अरिशमान कभी तुम्हारे करीब आया है? उसका दिल बुरी तरह धड़का। आज सुबह ही तो वो उसके इस कदर करीब था। उसकी खुशबू महसूस हो रही थी। अभी भी वो महसूस कर सकती थी, लेकिन समझ ना आया कि ताई को कैसे जवाब दे। मैंने सोचा तुम्हें समझा दूं, अभी तुम छोटी हो। जल्दी में शादी कर दी तुम्हारा बाप जिंदा होता तो जाहिर है अभी शादी ना होती, लेकिन एहतियात करना, अभी तक बच्ची हो। वो उसे समझा रही थी और वो ना समझी से सुने गई। उनसे सवाल ना किए, लेकिन उसने सोचा था जिस दिन अरिशमान अच्छे मूड में हुआ तो वो जरूर उससे सवाल करेगी। आजकल अरिशमान उसे पढ़ा रहा था। वो इतना सख्त किस्म का उस्ताद था कि हमना तंग हो जाती थी। आपसे कुछ पूछना है। वो एक ही सवाल बहुत लोगों से सुन चुकी थी और अब उसकी बर्दाश्त से बाहर थे ये सवाल। हाँ पूछो, एक क्या 100 पूछो। अरिशमान उस रिश्ते को कबूल करने लगा था। आपकी मम्मी और मेरी दोस्तें एक सवाल पूछती हैं और मुझे बहुत शर्म आती है। वो गर्दन झुकाकर बताने लगी। कैसा सवाल? वो जो उसकी किताबों को पढ़ते उसके लिए टॉपिक ढूंढ रहा था, सब कुछ छोड़कर उसे देखने लगा। आखिर किस बात से उसे शर्म आती थी? कैसा सवाल करते हैं? बिल्कुल ठीक से बताओ। वो हाथ थामकर पूछने लगा। यही कि आप मेरे कितने करीब आते हैं, आप मुझे कैसे ट्रीट करते हैं, आपने मुझे पहले पसंद किया था या मैंने आपको किया था। ताई जान उस दिन कमरे में आई थी और पूछ रही थी आप किस तरफ सोते हैं और क्या मैं। वो बोलते बोलते रुकी, लबों को दांतों से काटा। वो समझ गया कि सब क्या जानना चाहते हैं। आगे बोलो। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। उनकी प्राइवेट लाइफ के पीछे क्यों पड़े थे सारे? क्या मैं आपके कंधे से सर लगाकर सोती हूँ? मुझे तो मालूम नहीं था मैं कैसे सोती हूँ। वो उसे उठाकर देखने लगी। यहाँ आओ। वो नरमी से उसकी कलाई थामकर अपने करीब कर गया। किसी की बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी की ऊट पटांग वाहियात किस्म के सवाल के जवाब देने की ज़रूरत है। बस बोल दिया करो, ये बहुत ज़ाती बात है। अपनी हदूद में रहें। लोगों को उनकी हद बताना सीखो हमना। वो नरमी से उसकी गाल सहलाते बता रहा था। क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? वो हैरत से पूछने लगी। उन्होंने एहसास किया कि तुम्हें बुरा लगेगा, फिर तुम क्यों एहसास करोगी कि उन्हें बुरा लगे? वो सुकून से उसे समझा रहा था। आपको गुस्सा आता होगा? वो सवालिया नज़रों से देखने लगी। किस बात पर? वो हैरान होता पूछने लगा। यही कि आपने इतनी नासमझ बीवी रखी हुई है। उसने अफसोस से सर हिला दिया। मुझे खुशी है मेरी इतनी नासमझ बीवी है। और रखी हुई क्या होता है? तुम मेरी बीवी हो, कोई चीज़ नहीं। वो नरमी से उसकी थोड़ी अंगूठे से रगड़ रहा था और वो सुकून से आंखें बंद किए बैठी थी। तुम्हारे कॉलेज में लड़के भी हैं? वो पूछने लगा तो वो इस बात में सर हिला रही थी। उनमें से कोई अच्छा लगा? वो न जाने क्या पूछना चाहता था। हाँ, सब अच्छे हैं, लेकिन मानते नहीं हैं कि मैं मैरिड हूँ। कहते हैं मैरिड का मतलब भी मुझे नहीं मालूम। वो गुस्से से बता रही थी तो वो हंस पड़ा। सही कहते हैं, किसी दिन तुम्हारे कॉलेज में अपना तारुफ करवाना पड़ेगा ताकि यकीन आ जाए सबको, और लड़के तुमसे फासले पर रहें। वो जलते हुए बोला। वो फासले पर ही रहते हैं, सिर्फ आप ही हैं जो इतने करीब आते हैं, क्योंकि आप शौहर हैं ना। वो मासूमियत से बोली। काश मैं बता सकता शौहर और क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी उम्र का ख्याल करना पड़ता है। वो बेबसी से हंसा था। तो उम्र से क्या होता है, अब तो रिश्ता कायम हो गया। वो नासमझी से बोली तो अरिशमान को लगा उसे ट्रेलर दिखाना ही पड़ेगा ताकि उसके मासूमाना सवाल बंद हो। वो किताबें साइड पर रखते उसको पूरी तरह खुद से लगा गया। वो हैरत से उसकी पुश्त पर बाजू जमा गई तो वो मुस्कुरा दिया। क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? वो कान में पूछने लगा। नहीं, बुरा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है। वो अभी तक नासमझी से कह रही थी। शर्म से चेहरा लाल हो रहा था। वो उसका चेहरा थामे उसकी आंखों में देखने लगा।
لیکن हमना देख नहीं पा रही थी। उसकी नजरें चुराने पर वो मुस्कुराने लगा। बाबा कह रहे थे हमें तुम्हारी छुट्टियों पर हनीमून पर जाना चाहिए। वो मुस्कुराकर बोला, हाँ तो चले ना। मेरी दोस्त भी पूछ रही थी कि हनीमून पर कहाँ गए और भाई ने कैसे ड्रेसेस दिलवाए हनीमून के लिए। वो बताने लगी तो अरिशमान के कान सुर्ख हुए। तुम सबसे पहले उन लड़कियों से दोस्ती ख़त्म करो हमना। वो उसकी थोड़ी सहला रहा था। लेकिन सारी दोस्तें ही शादी का सुनकर ऐसे ही सवाल करती हैं। वो अफसोस से बताने लगी, मैं कल चलूँगा तुम्हारे साथ और ख़ुद बात करूँगा। वो उसका हाथ थाम गया तो वो सर हिलाने लगी। अगले दिन वो वाकई उसके कॉलेज आया था। लड़कियां उसकी शख्सियत से इस कदर मुतासिर हुई थी कि उस जैसे शौहर के लिए दुआ करने लगी। आप लोग आइंदा हमना की ज़ातियात पर कोई सवाल नहीं करेंगे और ना ही ऐसे कोई सवाल जिसमें मेरा जिक्र आता हो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मेरी बीवी अनकंफर्टेबल फील करे। वो दो टोक अंदाज में समझा रहा था और लड़कियों ने हमना को घूरते हुए सर हिलाया। वो चला गया तो हमना की सारी लड़कियां टांग खींचने लगी कि इतना प्यारा हस्बैंड और इतनी केयर वगैरह वगैरह। वो कॉलेज से वापस आई। उसकी दोस्तों ने उसे कुछ बातें समझाई थी। उन्हें सोचने लगी। अरिशमान का ख्याल रखना, उसे मोहब्बत देना, मोहब्बत से पेश आना, बिना बोले काम कर देना। वो सब सोचती उठी और इस्त्री करने लगी। उसने 5 शर्ट अरिशमान की जला दी थी। मजीद जलाती कि अरिशमान कमरे में आया और जली हुई शर्ट देखकर हैरान हुआ। सामने हमना स्टैंड पर इस्त्री कर रही थी। ये सब क्या है हमना? वो हैरत से पूछने लगा। आप इतनी जल्दी? वो सटपटार कर बोली, आपके लिए पानी लाती हूँ। वो तेज़ी से जाने लगी तो उसने कलाई थाम ली। ये सब क्या है? इस्त्री नहीं आती तो क्यों कर रही हो? और पानी पीकर ऊपर आया हूँ। वो बताने लगा। वो आपके काम करने का सोच रही थी। अभी सीख रही हूँ ना, इसीलिए जल गई शर्ट। कपड़े भी धोने हैं आपके, और खाना आप क्या खाएंगे? वो उसके सवालात पर चकरा कर रह गया। मामा ने कहा है ये सब करने को? वो माथे पर बल डाले बोला, नहीं, मेरी दोस्तें कहती हैं आपका ख्याल रखूं, वरना आप मेरी बेवकूफ़ी पर मुझे छोड़ देंगे। आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाएगी और फिर आप मुझे घर से निकाल देंगे। वो उसे बताने लगी, पागल हो तुम हमना, पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ, मुझसे पूछ लिया करो। और मुझे ऐसी समझदार बीवी चाहिए भी नहीं। मुझे तुम पसंद हो, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। ये अल्फाज इतने प्यारे थे, हमना गंग सी देखने लगी। अंदर आती समीना बेगम ने गुस्से से सुना, तुम इस लड़की से मोहब्बत करते हो? इसकी औकात है? वो गुस्से से बोली, मामा, मैं कुछ दिन के लिए हमना को इसके बाबा के घर ले जा रहा हूँ। जब तक वापस नहीं आऊँगा, जब तक आप हमना को बहू के तौर पर कबूल नहीं कर लेती। आपका रवैया ठीक नहीं हो रहा। सोचा था टाइम दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। वो कहते हुए हमना को देखने लगा तो उसके चेहरे पर अनगिनत खुशी थी। वो बस बाबा के घर जाने का सोच कर ही खुश थी। वो जानता था कि वो मिस करती है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो रोती सवाल करने लगी। हमना, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरा सामान भी पैक करो, हम अभी जा रहे हैं। वो उनके झूठ देखता था लेकिन नज़रअंदाज कर देता था। वो मुतनफ़िर नहीं हो रहा था तो उन्होंने अपनी भांजी को कनाडा से बुलवाया था कि उन दोनों को अलग कर दे। उसने कज़न को कॉल करके बता दिया कि वो ऐसे काम नहीं करती। और जब से अरिशमान को गुस्सा चढ़ा हुआ था, वो हमना को ले जाना चाहता था और अब वजह भी मिल गई थी। वो सबके रोकने के बावजूद चला आया। हमना अपने रूम में जाकर लेट गई। आप बहुत अच्छे हैं, मैं कब से यहाँ आना चाह रही थी, वो सुकून से बोली तो वो मुस्कुराकर उसके पास आया। अगर मैं कहूँ मुझे शौहर होने का हक चाहिए तो? वो मुस्कुराकर पूछने लगा। उसे दूर रहना नामुमकिन हो रहा था और पास जाने से डरता था कहीं हमना के मासूम जहन पर बुरा असर ना पड़े। उम्र का लिहाज कर रहा था लेकिन दरमियान में रिश्ता ही ऐसा था, ना चाहते हुए भी उसकी सोच हमना के लिए बदल गई थी। हमना ने अपने दोनों हाथ खोल दिए। वो उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे आया था। उसके बाबा को फख्र हुआ। भाइयों ने अंगूठा दिखाया कि वो भी देखते थे कि उनकी माँ ठीक से पेश नहीं आती। वो हमना को छोटी बहन की तरह समझने लगे थे।
वो उसके कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर गया। मैं आपकी बीवी हूं और आप मेरे हैं। उसकी मुस्कुराती आवाज अरिशमान के कानों से टकराई। वाकई में तुम मेरी हो। काश ये बात पहले दिन से मालूम होती, तुम्हें इतना कुछ ना सहना पड़ता। वो अफसरदा हो गया। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, वरना आपको मेरी कदर कैसे होती? वो पूछने लगी तो वो हंस पड़ा। भूख लगी है? वो उसको पटड़ी से उतरता देखकर सांस रोके बोली तो वो हंस दिया। अभी तुमने इजाजत दी थी और अब भाग रही हो? वो उसके चेहरे के रंग देखकर मुस्मराइज हुआ। भाग नहीं रही, वो बस पहली दफा। वो समझाने की कोशिश करने लगी। जानता हूं, इसीलिए परेशान ना हो। वो नरमी से उसका चेहरा थाम गया। ऑर्डर करता हूं कुछ, कहते हुए वो ऑर्डर करने लगा तो वो उसे देखने लगी। लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट थी। उसे उमर की मंगेतर ने काफी कुछ समझाया था, जिसके बाद उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पाया ने कहा था इसको किसी लड़की से बात करने की जरूरत है। उमर से राब्ता करवाया और उसने बहुत बातें समझाई थी। वो सर हिलाती उसकी बातें सुन रही थी। उसने इतने अच्छे तरीके से समझाई थी कि वो बिना शर्मिंदगी के सुनने पर मजबूर हुई और अब चाहती थी अरिशमान के साथ उसका रिश्ता आगे बढ़ जाए, लेकिन फितरी झिझक की वजह से समझ नहीं पा रही थी कैसे। खाने के बाद वो लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था जब हमना ने लैपटॉप उसकी टांगों पर से हटाया और खुद लेट गई तो वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा। प्यार आ रहा है मुझ पर? उसने पूछा। भाभी से बात की थी मैंने, उन्होंने कुछ बातें समझाई थी मुझे। वो उसे देखते बताने लगी तो वो समझ गया। मैं लोगों के मुताबिक नहीं, हमारे मुताबिक इस रिश्ते को लेकर चलना चाहता हूं। तुम क्या चाहती हो? ये अहमियत रखता है ना? जो सब चाहते हैं वो उसे बताने लगा। मैं तो आपको चाहती हूं। वो बोलकर चेहरा मोड़ गई तो वो हंस पड़ा। अरिशमान ने ये बताने में देर नहीं लगाई थी कि वो क्या चाहता है। खत्म।